हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय अनुराग सिंह पर। तो दोस्त, न्यूक्लिक एसिड के चौथे एपिसोड का आगाज हो चुका है और यह जयवड़ु का अंतिम वीडियो होगा। अर्थात जयवड़ु आज आपका समाप्त होने वाला है और जयवड़ु से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न 2023 या 2023 से पीछे पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों के जवाब प्रत्येक चैप्टर के अनुसार आपको दिए जा चुके हैं और आशा करते हैं कि आप सभी को सारी चीजें समझ भी आए होंगे। उसी क्रम में आज यह जयवड़ु का लास्ट एपिसोड होगा, साथ ही साथ न्यूक्लिक एसिड चैप्टर का भी लास्ट एपिसोड होगा और इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, आरएनए के प्रकार और आरएनए की संरचना। जैसा कि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा हुआ था क्या, डीएनए की संरचना। तो उसी क्रम में हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो उसी क्रम में हम लोग देखने वाले हैं क्या, आरएनए के प्रकार और आरएनए की क्या देखेंगे, संरचना देखेंगे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले आरएनए के प्रकार से, जिसमें आरएनए का प्रकार कितना होता है। तो याद रखिएगा आरएनए 3 प्रकार का होता है। जो आरएनए 3 प्रकार का होता है वह कौन कौन सा होता है, तो आपका पहला होता है राइबोसोमल आरएनए। अब राइबोसोमल जो होता है वह आर से स्टार्ट होता है, इसीलिए इसे आरएनए भी कहते हैं। इसी प्रकार से दूसरा आता है क्या, संदेशवाहक आरएनए, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मैसेंजर आरएनए कहते हैं, इसीलिए इसे एमआरएनए के नाम से भी जानते हैं। इसी प्रकार से तीसरा आता है स्थानांतरण आरएनए, जिसे इंग्लिश में ट्रांसफर आरएनए कहते हैं, इसीलिए इसे हम लोग टीआरएनए या फिर एसआरएनए के नाम से जानते हैं। तो क्रमशः आरएनए 3 प्रकार का होता है। एक आपका आरएनए होता है, एक आपका एमआरएनए होता है और एक आपका टी या एसआरएनए होता है, जिसमें पहली शुरुआत होती है किससे, आपके राइबोसोमल आरएनए से। इसका मतलब कि जो आरएनए है ये राइबोसोमल का मुख्य अंग होता है, इसीलिए यह क्या होता है, राइबोसोमल आरएनए कहलाता है। अर्थात राइबोसोमल आरएनए जो होता है वह राइबोसोम्स, कोशिका के राइबोसोम्स अंग का मुख्य भाग होता है। साथ ही साथ ये क्या करता है, प्रोटीन के पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का निर्माण करता है और प्रोटीन के पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के निर्माण करने के साथ साथ प्रत्येक राइबोसोम जो होता है वह 65% आरएनए और साथ में 35% प्रोटीन के अणु से मिलकर बना होता है। और कोशिका अंग में जो आपका आरएनए होता है उसमें 80% जो होता है वह आरएनए ही होता है। ये चीज आपका लिखा भी गया है, आपको लिखित रूप में यही मिलेगा कि जो राइबोसोमल आरएनए होता है यह राइबोसोम्स का मुख्य भाग होता है। यह प्रोटीन के पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के निर्माण करने में मुख्य भूमिका निभाता है। तीसरा होता है प्रत्येक राइबोसोम जो होता है वह 65% आरएनए और 35% प्रोटीन अणु से मिलकर बना होता है। साथ ही साथ जो आरएनए होता है यह आरएनए में कितना प्रतिशत होता है, तो याद रखिएगा 80%। तो आरएनए में सबसे अधिक कौन पाया जाता है, तो याद रखिएगा आरएनए। आइए वो चीजें देख लीजिए, वही चीज आपका लिखा गया है। आरएनए के प्रकार में यह 3 प्रकार का होता है। पहला होता है राइबोसोमल आरएनए, जिसे आरएनए कहते हैं। इसमें लिखा गया यह राइबोसोम्स नामक कोशिका अंग में क्या होता है, पाया जाता है। यह प्रोटीन के पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का क्या करता है, निर्माण में भाग लेता है। इसके बाद प्रत्येक राइबोसोम्स का लगभग 65% भाग आरएनए अणु का तथा 35% प्रोटीन अणु का होता है। अर्थात जो राइबोसोमल अंग होता, भाग होता है वह 65% आरएनए और 35% प्रोटीन अणु से मिलकर बना होता है। इसी क्रम में आपका अगला आता है, इसी में एक आपका मैंने जो भी बताया था कि जो आरएनए होता है वह कोशिका के आरएनए में कितना प्रतिशत होता है, तो 80% होता है। तो वह भी चीज यहां मेंशन किया गया, कोशिका का कुल आरएनए में से लगभग 80% क्या होता है, आरएनए होता है। इसी प्रकार से आपका दूसरा आता है और दूसरे को क्या कहते हैं, संदेशवाहक आरएनए, और या तो इसी को किस नाम से जानते हैं हम, एमआरएनए के नाम से जानते
है। अब इसे हम संदेश वाहक क्यों कहते हैं, तो आपको भी पता होगा यह संदेश पहुंचाता होगा, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, संदेश वाहक आरएनए कहते हैं। तो सबसे पहले होगा कि यह कहां पाया जाता है, तो यह दो जगह पाया जाता है, अर्थात एक राइबोसोम्स में और दूसरा कोशिका द्रव्य में। अर्थात एमआरएनए जो होता है वह राइबोसोम्स और कोशिका द्रव्य का मुख्य भाग होता है। ये करता क्या है, डीएनए में जब निर्माण होता है तो वहां से संदेश लेकर कहां पहुंचाता है, राइबोसोम्स को पहुंचाता है। किसको, राइबोसोम्स को पहुंचाता है। और यह जो आरएनए आपका एमआरएनए होता है, यह आरएनए में कितना प्रतिशत होता है, तो याद रखिएगा मात्र 5% होता है। अर्थात एमआरएनए जो होता है आरएनए के निर्माण में मात्र 5% ही अपनी अहम भूमिका निभाता है। यही चीज आपके लिखित रूप में आइए देख लीजिए, क्या कि जो आपका संदेश वाहक आरएनए होता है उसे एमआरएनए कहते हैं, जिसमें आपको बताया गया कि यह राइबोसोम्स तथा कोशिका द्रव्य में क्या होता है, पाया जाता है। यह कहां पाया जाता है, राइबोसोम्स और कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। और दूसरा कार्य क्या करता है, यह डीएनए से क्या करता है, संदेश को लेकर कहां पहुंचाता है, राइबोसोम्स को पहुंचाता है, इसीलिए इसे संदेश वाहक आरएनए कहते हैं। तो सेकंड लाइन आपका वही होगा, यह डीएनए से आनुवांशिक संदेशों को राइबोसोम्स तक क्या करता है, पहुंचाता है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, संदेश वाहक रखा गया। अतः यह क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण भी करता है। अब प्रोटीन के संश्लेषण करने के दौरान ये क्या करता है, ये भी लिखा गया जहां ये प्रोटीन का संश्लेषण होता है तथा इसका अपघटन भी होता रहता है। इसका क्या होता रहता है, अपघटन भी होता रहता है और यह काफी तेजी से बनता भी रहता है। इसके साथ ही यह आरएनए में मात्र 5% होता है। तो वही चीज यहां पर लिखा गया कि इसका अपघटन होता रहता है, अतः इनके बनने की दर भी अधिक होती है तथा आरएनए में मात्र 5% ही एमआरएनए पाया जाता है। इसी प्रकार से तीसरा आपका आता है, और तीसरे को हम लोग क्या कहते हैं, स्थानांतरण आरएनए कहते हैं, जिसे हम लोग टीआरएनए या एसआरएनए के नाम से जानते हैं। अब इसे आप टीआरएनए क्यों कहते हैं, क्योंकि ट्रांसफर आरएनए इसका पूरा नाम होगा इंग्लिश में, इसीलिए इसे टीआरएनए कहते हैं। साथ में इसे एसआरएनए क्यों कहा जाता है, तो ये जवाब आपको वाक्य में भी दिखाया जाएगा। एस का मतलब क्या होता है, सॉल्युबल होता है, अर्थात यह क्या होता है, जल में घुलनशील होता है, इसीलिए हम इसे एसआरएनए भी कहते हैं। ये चीज आपके इसमें लिखेगा कि आपका जो टीआरएनए होता है या एसआरएनए क्या होता है, तो इसमें याद रखिएगा यह अमीनो अम्ल का वाहक होता है। अर्थात जो प्रोटीन के संश्लेषण में अमीनो अम्ल आते हैं उसके बारे में जानकारी कौन रखता है, तो उसके बारे में जानकारी आपका टीआरएनए रखता है, इसीलिए क्या कहा जाता है, यह अमीनो अम्ल का वाहक होता है। तो वही चीज लिखा गया, यह अमीनो अम्ल का वाहक होता है तथा इसमें जो होता है वह अमीनो अम्ल के पहचानने का अर्थात एडॉप्शन और फिल्ट्रेशन का क्या होता है, गुण होता है। तो वही चीज यहां पर लिखा गया कि इसमें जो होता है एमिनो अम्ल और एमआरएनए के कोडोन्स के पहचानने की क्या होती है, व्यवस्था होती है। जो आपका टीआरएनए होता है यह क्या करता है, एमआरएनए और एमिनो अम्ल के कोडोन्स के पहचानने की क्या होती है, व्यवस्था होती है। इसके बाद यह प्रोटीन के संश्लेषण में उपयोजक और समंजकों, उपयोजक का मतलब होता है एडॉप्शन और समंजकों का मतलब होता है फिल्ट्रेशन, अर्थात एडॉप्शन और फिल्ट्रेशन की तरह भी क्या करता है, कार्य करता है। किसके, प्रोटीन के। अगर प्रश्न हो जाए प्रोटीन के एडॉप्शन और फिल्ट्रेशन का कार्य कौन सा आरएनए करता है, तो याद रखिएगा आपका टीआरएनए करता है। इसी के साथ इसमें लिखा गया कि टीआरएनए अणु जो होता है वह 54 से 100 न्यूक्लियोटाइड अणु से मिला एक छोटा भाग होता है जो क्या होता है, जल में घुलनशील होता है। कितना, टीआरएनए जो होता है वह 54 से 100 अणु न्यूक्लियोटाइड के मिलकर बना एक छोटा सा भाग होता है जो जल में क्या होता है, घुलनशील होता है, इसीलिए हम इसे एसआरएनए भी कहते हैं। अब आरएनए में यह कितने प्रतिशत पाया जाता है, तो 80% आपका आरएनए होता है, 5% जो होता है वह एमआरएनए होता है। तो इसी प्रकार से बचा हुआ कितना है, तो 80 5 85 हो गए, बचे कितने, 15, अर्थात 15% जो होता है वह आपका क्या होता है, टीआरएनए होता है।
टीआरएनए के लिए आपके मुख्य पॉइंट्स क्या थे? तो पहला था यह अमीनो अम्ल का वाहक होता है, दूसरा जो होता है यह अमीनो अम्ल और एमआरएनए के कोडोन्स के पहचानने की इसमें व्यवस्था रखी जाती है, तीसरा जो होता है वो ये होता है कि यह क्या करता है, चौवन से पहले तो प्रोटीन आएगा, यह प्रोटीन के उपसंजकों और समसंजकों के लिए कार्य करता है, अर्थात प्रोटीन के एडॉप्शन और फिल्ट्रेशन का कार्य करता है। और साथ ही साथ यह क्या होता है, 54 से 100 न्यूक्लियोटाइड अणु से बना एक छोटा भाग होता है जो जल में घुलनशील होता है, इसीलिए इसे एसआरएनए भी कहते हैं। और आरएनए में कितनी मात्रा में पाया जाता है? तो यह आरएनए में मात्र 15% पाया जाता है। तो वही चीज आपका यहाँ पे मेंशन है, यह अमीनो अम्ल का वाहक होता है, इसमें अमीनो अम्ल और एमआरएनए के कोडोन्स के पहचानने की व्यवस्था होती है, यह प्रोटीन के संश्लेषण में उपयोजक और समंजकों का कार्य करता है, और टीआरएनए अणु 54 से 100 न्यूक्लियोटाइड का बना छोटा अणु जो जल में घुलनशील होता है, इसीलिए इसे हम एसआरएनए भी कहते हैं, तथा यह आरएनए में मात्र कितना 15% उपस्थित होता है। तो इतनी चीजें आप देख लीजिए। इसी के जस्ट बाद हम लोग क्या देखेंगे, आरएनए की संरचना। आइए अब हम लोग देख लेते हैं क्या, आरएनए की संरचना। वैसे आप जानते भी होंगे तो आरएनए की जो संरचना होती है मात्र एक कुंडलीय संरचना होती है, और यह एक कुंडली जो संरचना होती है वह किसके आधार पे दिया गया है? तो यह दिया गया है आपका डीएनए के आधार पर। जैसा आपने डीएनए की प्राथमिक संरचना के बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक उसी प्रकार से ही आपको क्या होता है, आरएनए का भी प्राथमिक संरचना या एकल स्ट्रैंड संरचना देखने के लिए क्या होता है, मिलता है। अब यहां पर कैसे आरएनए की संरचना का आप निर्धारण करेंगे उसके बारे में पहले समझ लीजिएगा कि जैसे डीएनए होता है वैसे ही आरएनए भी राइबोन्यूक्लियोटाइड अणु का बहुलक होता है। और दूसरा प्रश्न होता है कि राइबोन्यूक्लियोटाइड अणु जो होता है वह किससे मिलकर बना होता है? तो वह 3 अणुओं से मिलकर बना होता है, जिसे हम लोग क्या क्या कहते हैं? तो एक होता है राइबोज पेंटोज शर्करा, दूसरा होता है नाइट्रोजनी क्षार, और तीसरा होता है फास्फोरिक अम्ल। अर्थात राइबोन्यूक्लियोटाइड जो होता है वह राइबोज पेंटोज शर्करा, इसके बाद आपका नाइट्रोजनी क्षार, और तीसरा जो होता है वो फास्फोरिक अम्ल के अणु से मिलकर बना होता है। अब इसमें जो फास्फेट समूह होता है वह राइबोज पेंटोज शर्करा के 5वें कार्बन और तीसरे कार्बन से ही क्या करता है, जुड़ता है। यही कार्य हमारे डीएनए में भी होता है, अर्थात जो उसमें भी फास्फेट समूह था वह डीऑक्सीराइबोज पेंटोज शर्करा के 5वें और तीसरे कार्बन से ही जुड़ता था, इसलिए उसमें 5' सिरा और 3' सिरा का संरचना देखने के लिए मिलता है। इसमें भी 5' सिरा और 3' की सिरा का संरचना देखने के लिए मिलेगा, लेकिन इससे थोड़ा सा अलग होता है। क्या अलग होता है अभी वो भी आपकी चर्चा हो जाएगी। तो इसमें जो फास्फेट समूह होता है वह राइबोज पेंटोज शर्करा के 5वें कार्बन और तीसरे कार्बन से जुड़कर क्या करता है, एक सीधी श्रृंखला का क्या करता है, निर्माण करता है, तथा डीएनए में आपका क्या पाया जाता है, थाइमिन नाइट्रोजनी क्षार पाया जाता है, जबकि आरएनए में जो होता है वह यूरेसिल नाइट्रोजनी क्षार पाया जाता है। जो आपके प्राथमिक संरचना द्वितीयक संरचना डीएनए के है वो दोनों अलग अलग है, लेकिन आरएनए में जो होता है वह एक कुंडली संरचना ही डीएनए की उपस्थिति में क्या कर जाती है, अपने स्वयं से मुड़कर द्विकुंडलीय संरचना का क्या कर लेती है, निर्माण कर लेती है। तो जब डीएनए की उपस्थिति में ही तो आपका आरएनए दिखाई देगा। अब आरएनए जब डीएनए की उपस्थिति में दिखाई देगा तो इसमें घटना क्या होगी कि डीएनए की उपस्थिति में आरएनए की जो एकल श्रृंखला संरचना होती है वह स्वयं मुड़कर द्विकुंडलीय संरचना में बदल जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, आरएनए की संरचना कहते हैं। क्या आपको बताया गया? वही चीज आपको वाक्य के द्वारा लिखे भी जाएंगे। पहले हेडिंग देख लीजिएगा क्या होगा। तो हेडिंग होगा क्या, आरएनए की क्या संरचना, आरएनए की क्या संरचना। तो सबसे पहले मेंशन किया जाएगा क्या, यह भी डीएनए की भांति
डीएनए की भांति आरएनए राइबो न्यूक्लियोटाइड अणु का बहुलक होता है तथा राइबो न्यूक्लियोटाइड अणु क्रमशः राइबो पेंटोस शर्करा नाइट्रोजनी क्षार व फास्फोरिक अम्ल के अणु से मिलकर बना होता है तथा इसमें भी फास्फेट समूह राइबोस पेंटोस शर्करा के C5 व C3 से जुड़कर फास्फो डाइएस्टर का निर्माण करता है तथा जिस प्रकार डीएनए में थाइमिन नाइट्रोजनी क्षार उपस्थित होता है उसी प्रकार आरएनए में यूरेसिल नाइट्रोजनी क्षार पाया जाता है तथा यह एकल कुंडलीय संरचना का निर्माण करता है जबकि डीएनए की उपस्थिति में इसकी एकल कुंडलीय संरचना स्वयं मुड़कर द्विकुंडलीय
संरचना में बदल जाता है, स्वयं द्विकुंडलीय संरचना में मुड़कर क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो आपको जैसा मैंने बताया था वही चीजें हमने लिखा हुआ है। क्या चीज है कि यह भी डीएनए अणु की भांति आरएनए जो होता है वह राइबोन्यूक्लियोटाइड अणु का बहुलक होता है, और राइबोन्यूक्लियोटाइड अणु जो होता है वह क्रमशः राइबोस पेंटोस शर्करा नाइट्रोजनी क्षार और फास्फोरिक अम्ल के अणु से मिलकर बना होता है, और इसमें जो फास्फेट समूह होता है वह राइबोस पेंटोस शर्करा के 5वें कार्बन और तीसरे कार्बन से जुड़कर फास्फोडाइएस्टर का क्या करता है, निर्माण करता है। जिस प्रकार डीएनए में थायमिन यूरेसिल पाया जाता है उसी प्रकार आरएनए में आपका क्या होता है, थायमिन नाइट्रोजनी क्षार पाया जाता है, उसी प्रकार से आरएनए में यूरेसिल नाइट्रोजनी क्षार पाया जाता है। और इस प्रकार से इसके एकल कुंडलीय संरचना का क्या होता है, निर्माण होता है। लेकिन इसमें जब डीएनए की उपस्थिति हो जाती है तो यही एकल कुंडलीय संरचना जो होती है वह स्वयं मुड़कर क्या हो जाती है, द्विकुंडलीय संरचना में परिवर्तित हो जाती है। तो जैसा आपने डीएनए की संरचना देखा था ठीक उसी प्रकार से इसकी भी संरचना बना लेना है, बस शब्द में थोड़ा सा परिवर्तन है। इसमें क्या होगा, तो यहाँ आपको पता है कि यहाँ पर जो आता है वह क्या आता है, 5' सिरा आता है, और यह 5' सिरा जो होता है वह किससे जुड़ा होता है, तो जुड़ा होता है आपके फास्फेट से, और जो फास्फेट होता है वह किससे जुड़ा होता है, तो वह जुड़ा होता है शर्करा से, और शर्करा जो होता है वह किससे जुड़ा होता है, तो वह जुड़ा होता है आपका क्षार से। फिर इसी प्रकार से कौन आता है, तो फास्फेट आता है। अब यह फास्फेट जो होता है वह किससे जुड़ता है, तो जुड़ता है आपके शर्करा से, और शर्करा जो होता है फिर आपका किससे जुड़ जाता है, तो क्षार से जुड़ जाता है। यह कौन सा सिरा होता है, तो यह आपका 3' सिरा होता है। मतलब फास्फेट पहले शर्करा के 5वें कार्बन से ऊपर से जुड़ जाएगा, और फिर जो यहाँ पर तीसरा कार्बन होगा उस तीसरे से फिर फास्फेट जुड़ेगा, फिर यह फास्फेट जो होगा 5वें से जुड़ेगा, फिर तीसरे जुड़ेगा, अर्थात ऊपर जो होगा वह कौन सा सिरा होगा, तो ऊपर जो होता है वह आपका 5' सिरा होता है, और नीचे जो होता है वह कौन सा होता है, तो ये आपका 3' सिरा होता है। और यही क्या है, आरएनए की संरचना है। यही क्या है, आपके आरएनए की संरचना है, जिसमें आपके प्रश्न पूछे गए थे कि डीएनए के द्विकुंडलीय संरचना को बनाइए, जो कि आपको पिछले एपिसोड में दिया गया। यदि आपने ना देखा हो तो उसको अवश्य देख लीजिएगा। तो ये आप फाइनली इसको देख लीजिएगा। एक प्रश्न आपका जो आपके अभी प्री बोर्ड में पूछा गया था उस प्रश्न का आपको जवाब देके इस पूरे एपिसोड को कंप्लीट करते हैं, अर्थात आज फाइनली आपका जैव अणु बायोमॉलिक्यूल जो होगा वह कंप्लीट हो जाएगा। आइए हम लोग देख लेते हैं अगले प्रश्न को, जो आपके अभी प्री बोर्ड में पूछे गए थे। और वह किस चैप्टर से पूछा गया था, कार्बोहाइड्रेट चैप्टर से पूछा गया था। जो हमसे छूट गया था वो भी आपको मैं बता देता हूं। प्रश्न क्या पूछा गया था कि अपचायक शर्करा किसे कहते हैं। तो मैं आपको दोनों बता देता हूं कि जो शर्करा होता है वह 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा शर्करा होता है, एक आपका अपचायक शर्करा होता है, दूसरा अनअपचायक शर्करा होता है। तो आइए वही लास्ट चीज आप देख लीजिएगा, क्या चीज, तो आपके शर्करा के प्रकार होंगे, यहां पर लिख दे रहे शर्करा के प्रकार। अब यह किस चैप्टर का है, तो यहां पर वो भी मेंशन कर दे रहा है, कार्बोहाइड्रेट चैप्टर का है। कार्बोहाइड्रेट चैप्टर का है। तो यहां से याद रखिएगा यह कितने प्रकार का होता है, यह 2 प्रकार का होता है। अब 2 प्रकार में कौन कौन सा होता है, एक आपका होता है अपचायक शर्करा, और दूसरा क्या होता है, तो दूसरा होता है अनअपचायक शर्करा होता है। अर्थात कार्बोहाइड्रेट चैप्टर से एक प्रश्न यह भी पूछा गया था कि अपचायक शर्करा किसे कहते हैं, या तो प्रश्न हो जाए आपसे कि अनअपचायक शर्करा किसे कहते हैं। तो दोनों प्रश्नों के जवाब आपको अभी मिल रहे हैं। अब यहां पर जो आपका अपचायक शर्करा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसके लिए होता है कि वह शर्करा
जो टालिन अभिकर्मक और फेहलिंग विलयन को अपचयित कर देता है उसे हम अपचायक शर्करा कहते हैं। अपचायक से याद रखिएगा अपचयित करने का गुण, अर्थात जो स्वयं अपचयित हो दूसरे को क्या कर दे, ऑक्सीकृत कर दे, है ना। तो जब टालिन अभिकर्मक और फेहलिंग विलयन के साथ किसी यौगिक की क्रिया कराई जाती है तो वह सामने वाले यौगिक का ऑक्सीकरण करता है, स्वयं क्या हो जाता है, अपचयित हो जाता है। तो यहां पर वही घटना देखने के लिए मिलेगा, क्या वह शर्करा जो टालिन अभिकर्मक या फेहलिंग विलयन को क्या कर देता है, अपचयित कर देता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपचायक शर्करा कहते हैं। लेकिन यदि वह शर्करा टालिन अभिकर्मक और फेहलिंग विलयन को अपचयित नहीं कर पाया तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग कहते हैं अनअपचायक शर्करा कहते हैं। जैसे ग्लूकोज जो होगा वह आपका क्या होगा, अपचायक शर्करा होगा, जबकि सुक्रोज जो होगा वह आपका क्या होगा, अनअपचायक शर्करा होगा। तो आइए इसे लिखित रूप में देख लेते हैं। क्या यही शर्करा से याद रखिएगा, क्या वह शर्करा जो टालिन अभिकर्मक, टालिन अभिकर्मक या फेहलिंग विलयन, फेहलिंग विलयन को अपचयित कर देता है, उसे अपचायक शर्करा कहते हैं, उसे अपचायक शर्करा कहते हैं। जैसे में आपका कोई उदाहरण पूछे तो क्या लिख दीजिएगा, ग्लूकोज। जो ग्लूकोज होगा वह आपका क्या होगा, तो वह होता है आपका अपचायक शर्करा। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे दूसरा, अब दूसरा क्या होता है, तो दूसरे को कहते हैं अनअपचायक शर्करा, अनअपचायक शर्करा। अब यह क्या होता है, तो वह शर्करा जो टालिन अभिकर्मक, टालिन अभिकर्मक या फेहलिंग विलयन, फेहलिंग विलयन को अपचयित नहीं करता है उसे अनअपचायक शर्करा कहते हैं, शर्करा कहते हैं। जैसे में क्या होगा, तो यहां पर आपका हो जाएगा सुक्रोज, क्या हो जाएगा, सुक्रोज। तो फाइनली आपका यह चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। क्या था, जैवड़ू, और जैवड़ू में जितने संभावित प्रश्न अभी तक आपके एग्जाम में पूछे गए थे वो लगभग मेरे द्वारा बता दिए गए हैं। यदि आपको लगता है कि नहीं कोई प्रश्न आपका छूट गया है या कोई ऐसा प्रश्न है जो इससे आपको नहीं आ रहा, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें भेज सकते हैं, उसका भी जवाब एक एपिसोड बना के आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए हमें इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार, आभार। मिलते हैं फिर एक नए एपिसोड के नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।